था ये ओझा वाला ओझा। सर डॉक्टर अली DI खान से। खान से। आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्या नाम? जायद हॉस्पिटल लाहौर। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए आप वहाँ गए हैं, ठीक है जी मैडम। Dr. Amsha Khan from Andhra University Hospital. ओझा, ओके। Dr. Shamsad Andhra Oja. अमार साहब, चलें जी, वेलकम ऑन बोर्ड। सो थोड़ा सा इसको हम इंटरेक्टिव ही रखेंगे, और जहाँ जहाँ आपको डिस्कशन के लिए करना है, रोकना है, तो आप रोक सकते हैं। सो आई थिंक नेक मैसेज जो है वो आधा आधा उसका 50% तो हिस्ट्री टेकिंग है, ठीक है, कि आप कितने मिनट। ओके ओके। सो मेरा ख्याल है मैं तीसरी या चौथी तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ आई थिंक क्रैश कोर्स में, एक आध दफ़ा मिस कर गए। हाँ जी, नहीं हाँ जी, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर यू नो क्वेश्चंस एंड डिस्कशन, और आई होप कि ये दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स, नाइस इन्वायरमेंट। आतिफ भाई जो बड़ा इसको रिलीजियसली जो है वो फ़र्ज समझ के जो है वो कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू। पीमा का एक बहुत बड़ा एफर्ट है ये, इसमें जो है वो फ्लैग बेरर हमारे आतिफ भाई हैं, तो उसका आई थिंक क्रेडिट सब माशाल्लाह इनको जाता है कि सबको जमा करना, हर एक का टाइम लॉक करवाना, उनसे कमिटमेंट लेके और फिर ये सारी चीज़ें करना। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट, और ये इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आई थिंक ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि और बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे इसको। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप अपना तारुफ भी करा दें। शाहिद हुसैन JPMC से। चलें जी, वेलकम ऑन बोर्ड। ये भी आ गए हमारे। अस्सलाम वालेकुम सिविल के भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? खैरियत से? हाँ नहीं, थोड़ी देर में अब 10 बजे के बाद से पसीना ही शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, सो जैसे मैंने कहा कि 50% जो है ना वो हिस्ट्री टेकिंग है, और ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ हम हिस्ट्री पे मिस कर देते हैं ना, या मैंने मिस कर दी, उसका मदावा नहीं होता, वो आपको रात को ख्वाब में भी हॉन्ट करेगी आके। ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेशन कम करा ली, आपने FNA नहीं कराया, ये नहीं कराया, दैट इज़ उसके अपना एक पेनल्टी है। लेकिन अगर हिस्ट्री में हमने कोई चीज़ गलत कर दिए तो वो आपको आके रात को आपको जगाएगी, हॉन्ट करेगी कि मैंने क्या किया। ठीक है, सो हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन द सेंस कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और बल्कि आपकी बहुत सारी जो वो आपको सही रास्ते पे भी लेके आती है। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा आज का फोकस जो है वो नेक मैसेज पे, एग्जामिनेशन पे आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी जो बेसिक आपने चीज़ें याद रखनी है, वो यूज़ ऑफ फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप। ठीक है, आपने ज़रूर बताना है। पहले ज़माने में आइडियल होता था, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर होता था, तो आज भी है, वहाँ यूज़ होता है, लेकिन आपने ये ज़रूर बताना है। फिर हम आ जाएंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे हमने इस्टेब्लिश करना है। तो एक आदत डाल लें, मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, रेजिडेंट्स के साथ भी, कि एक अच्छे स्टूडेंट में और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में एक फ़र्क होता है कि उसका जो रिप्लाई होता है, उसका जो जवाब आता है, आंसर आता है, वो ऑर्गेनाइज होके आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक सवाल पूछा जी, नेक मैसेज क्या है? पैरोटिड सर, थायराइड नोड्यूल सर, इन्फ्लेमेटरी सर। ठीक है, शायद वो पास भी हो ही जाएगा, लेकिन एक जवाब आता है कंजेनिटल, एक्वायर्ड, इन्फ्लेमेटरी नॉन इन्फेक्टिव, राइट, वायरल। तो आप जब, और इसका एक और भी बड़ी साइन, जब आप किसी भी जवाब को किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी इम्तिहान में, कहीं भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जवाब को, तो आपको खुद ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस 10 आ जाते हैं याद। तो आज से ही अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि जो भी सवाल हो उसको आप ऑर्गेनाइज करके जवाब दें, और उसमें आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कंपार्टमेंट्स में, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, उनको यकजा करके एक जगह ले आएगा और आपको आसानी हो जाएगी, सहूलत में। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ वेरी गुड स्टूडेंट, राइट, ऑर्गेनाइज जवाब। और वो आपको शायद एग्जामिनर आधे रास्ते में ही रोक देगा, यार इसको आता है, ठीक है ना, जिसने इतना ऑर्गेनाइज आंसर, वो 2-3 चीज़ें कि अच्छा यार अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहोगे जी थायराइड नोड्यूल, पैरोटिड मैस, इन्फ्लेमेशन, तो कहेगा और वो 4-5 दफ़ा और बोलेगा, और आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी और की जो है ना वो रुक जाएगी। ठीक है, सो ट्राई टू, इन्वेस्टिगेशंस पे हम बात करेंगे, मैनेजमेंट पे बात करेंगे हम।
ठीक है, सो दिस इज द स्कीम ऑफ यू नो हाउ विल गो. तो अगेन नेक मैसेज को हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एडल्ट्स में और पीडियाट्रिक में. ठीक है, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है डिस्ट्रीब्यूशन का भी, और क्या चीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट है क्या नहीं प्रेवलेंट उसका भी फ़र्क आता है. ठीक है, तो जो और सेंट्रल और लेटरल. ठीक है, कि सेंट्रल नेक मैसेज कौन से, लेटरल नेक मैसेज कौन से, और बच्चों में कौन से और बड़ों में कौन से. तो जो कंजेनिटल नेक मैसेज में आ जाते हैं ब्रिंकल क्लेफ्ट सिस्ट. ठीक है, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट. ठीक है जी, ब्रिंकल क्लेफ्ट सिस्ट इज अ लेटरल नेक मैस, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट इज अ मेनली अ मिडलाइन नेक मैस. ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऑफलाइन हो सकता है, बट डोंट टेक इट कि ये कोई लिटरल नेक मैस है. इट विल स्टिल बी अ यू नो. ब्रिंकल क्लेफ्ट सिस्ट जो है वो बेसिकली इट विल बी जस्ट एट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड, राइट. एंड इट कैन बी कंफ्यूज विद सम अदर थिंग्स, यू नो, वो हम डिस्कस करते हैं. एक्वायर्ड में आ जाते हैं. एक्वायर्ड में इन्फेक्टिव आ जाएगा, इन्फेक्टिव में बैक्टीरियल आ जाएगा इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, इसको स्पेशली इसलिए मैंने कहा अच्छा खासा कॉमन है हमारे यहाँ. वायरल आ जाता है, पैरासिटिक आ जाएगा, फंगल आ जाएगा. ठीक है, फिर एक्वायर्ड में एक और कैटेगरी आ गई न्यू प्लास्टिक. ठीक है, न्यू प्लास्टिक में भी benign, it can be still be a benign, it can be a malignant, it can be a primary malignant of the neck, it can be a metastatic to the neck. हो सकता है आपका डायफ्राम के नीचे को कोई मैस हो, वो यहाँ मेटासाइज करके आ गया. हो सकता है डायफ्राम के ऊपर का कोई मैस है, लंग का है. ठीक है, वो यहाँ मेटासाइज कर. एक और कैटेगरी भी आती है जो शायद यहाँ पर है, वो इंटरमीडिएट ग्रेड ट्यूमर्स आ जाते हैं. ठीक है, जो स्लो ग्रोइंग बट इंटरमीडिएट ग्रेड, राइट, मेलिग्नेंट. तो उसके अब अगर हम मिडलाइन नेक मैसेज पे बात करते हैं तो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट इज परहैप्स वेरी कॉमन. है कंजेनिटल, लेकिन मैनिफेस्ट कब करता है, किस एज ग्रुप में करता है? सेकेंड थर्ड डिकेड में. तो जब उनसे कहते हैं कि यार ये तो आपको क्यों था जी, ये तो पैदाइश से था आपको, नहीं तो अब पैदाइश पे क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ, तो भाई वो मैनिफेस्ट सेकेंड थर्ड डिकेड में करता है व्हेन दे आर लाइक ग्रोन अप, राइट. डर्मोइड सिस्ट. ठीक है, जैसे अनदर वेरी कॉमन, राइट. लेवल 6 लिम्फ नोड्स, राइट. लेवल 6 की बॉर्डर्स को जल्दी से बता दे. वेरी गुड, वेरी गुड. तो हाइड बोन से स्टार्ट होकर सुप्रास्टर्नल नॉच तक जो है वो लेवल 6 जो भी होगा दैट इज लेवल 6, राइट. मिडलाइन थायराइड नोड्यूल, this can also present like midline neck swelling. और फिर vascular lymphangiomas, malformations. ठीक है, ये भी कहीं भी प्रेजेंट कर सकती हैं, लेटरल भी कर सकती हैं, सेंट्रल भी कर सकती हैं, दोनों भी कर सकती हैं. हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कुछ नेक मासेस होते हैं जिनका कोई दीनमानी नहीं है, बॉर्डर ही नहीं होता, वो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. तो vascular lymphangioma can also be like. अच्छा देखिए, ये हमारे पास सारी वो गोला बारूद है जो हमने इस्तेमाल करना है. ऑल द यू नो इन्वेस्टिगेशंस मेन जो आपको काम. अब हम तो गरीब मुल्क हैं, इंतहाई गरीब मुल्क हैं, तो हमने देखभाल के इस्तेमाल करना होता है, यूजिंग योर हार्ड ड्राइव अलॉट कि यार देखें, और ये भी ना कि कोई चीज़ मिस भी कर दें. तो उसमें जो है एफेनिक, फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी, समटाइम्स ट्रू कट भी है. ठीक है, वो दैट गिव्स यू एडिशनल मोर यू नो टिश्यू, राइट. ये सिर्फ साइटोलॉजी देती है आपको. एक्ससीजनल बायोप्सी, मोस्टली आजकल के दौर में जो हम एक्ससीजनल बायोप्सी कर रहे होते हैं वो लिम्फोमा अगर सस्पेक्टेड है, इधर भी नोड है, मल्टीपल नोड्स है, बगल में भी हैं, ग्रोइन में भी हैं, आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन देख किसी उसमें भी हैं, चेस्ट में भी, राइट. एफएनए पे जो है वो आपको लिम्फोमा नहीं पता चलता, बिकॉज यू नीड अ इंटैक्ट कैप्सूल फॉर टू हाउ टू क्लासीफाई द लिम्फोमा, वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए फिर समटाइम्स हमें बल्कि ऑलमोस्ट ऑलवेज हमको एक एक्ससीजनल बायोप्सी चाहिए होती है. ठीक है, तो व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग अ लिम्फोमा. अच्छा, अब आपने बायोप्सी कर ली तो उस लिम्फ नोड पे और क्या क्या भेजोगे? वेरी गुड जी, AFB स्मेयर, जीन एक्सपर्ट, TB कल्चर, हिस्टोपैथोलॉजी. ठीक है, कितने नोड निकालेंगे? ठीक है, तो उसमें ये है कि आप कोशिश करें अगर आपको 2 या 3 नोड्स मिल जाते हैं तो वो भी बड़ा निकालोगे, छोटा निकालोगे? छोटा भी. क्यों?
वो भी है, बड़े का भी कैप्सूल होगा। जल्दी 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 जल्दी। सो यू नो व्हाट हैपेंस कि अगर बड़ा नोड है तो इट इज़ लाइकली टू बी अ यू नो नेक्रोटिक। तो नेक्रोसिस इतना समटाइम्स होता है कि पैथोलॉजिस्ट को कुछ नज़र ही नहीं आता, कहते हैं जी ये तो भेज तो दिया है, एबनॉर्मल है, बट आई कांट फिगर आउट। तो बेहतर है कि आप 2 या 3 नोड्स निकाल के भेजें, छोटा भी भेजें, उसमें नेक्रोसिस के चांसेस कम होंगे और आपको जो मॉर्फोलॉजी है वो अच्छी नज़र आ जाएगी, पता चल जाएगी। बड़ा भी भेजें, छोटा भी भेजें, गेट 2-3 नोड्स, राइट, इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू। वरना समटाइम्स हमने देखा है कि हमें रिपीट भी करना पड़ा। सीटी स्कैन, ठीक है जी। हेड एंड नेक के मैस में क्या सीटी स्कैन आप एडवाइस करेंगे तो क्या करेंगे? हाउ वुड यू राइट? मैं कहता हूँ यार इसका सीटी करा लो, क्या लिखोगी? जल्दी से बता दो। So if you are looking at something malignant, do include chest, especially with the head and neck tumors, unknown primaries presenting as neck masses. So I would always get a head and neck, full study, with contrast, with chest. ठीक है? अदर ऑल्टरनेट फिर हम बात कर सकते हैं कि आप शायद पेट स्कैन भी करा लें, ठीक है? लेकिन वो जब आप सो मैनी समहाउ हमारे यहाँ कुछ हमारे भाई बंद हैं जो पेट स्कैन पहले करा लेते हैं, ठीक है? उनके जहन में होता है पेट इज यूज टू डायग्नोज ट्यूमर, सो इट्स नॉट एक्चुअली टू डायग्नोज द ट्यूमर, मोर सो इन द रोल ऑफ यू नो स्टेजिंग एंड मोर सो वंस द ट्यूमर इज एस्टैब्लिश एंड देन फॉलो अप में बहुत है, ठीक है? तो हम चूँकि गरीब मुल्क हैं तो आप पेट को व्हाट वी डू जनरली हम लोग ये करते हैं कि सीटी हेड एंड नेक करा लिया, चेस्ट करा लिया विद कंट्रास्ट अच्छी जगह से, दैट्स इट, सही है? और अगर बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड है, फ्लोर ऑफ माउथ का लीजन है या लिम्फ नोड आपको एक ऐसा नज़र आ रहा है जिसने वैस्कुलर इनकेसमेंट है या कोई वैस्कुलर लीजन लग रहा है, तो फिर क्या कराएंगे? एमआरआई, कंट्रास्ट, एमआरआई विद कंट्रास्ट, ठीक है? वो हम देखेंगे आगे, कुछ ट्यूमर्स हैं जिनमें ये लाजमी हो जाता है, तो एक ही दफ़ा आप सब ये करा लें, एमआरआई विद कंट्रास्ट, ठीक है? कुछ केसेस में एमआरवी भी कराना पड़ता है हमें, ठीक है, बट वो दीज आर वेरी रेयर केसेस, राइट? तो ये याद रखें। एंजियोग्राफी, ठीक है, थोड़ा रोल अब लिमिटेड होता जा रहा है बिकॉज आपके पास एमआरआई विद, ठीक है, और दूसरा ये कि एक इन्वेस्टिगेशन सीटी एंजियोग्राफी भी होती है, ठीक है? तो अगर आपने सीटी के साथ ही सब कुछ करना है तो सीटी एंजियो की भी आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको दोबारा वो एक ही उसमें हो जाए। सो दिस इज़ दी तमाम आपका गोला बारूद जो आपने इस्तेमाल करना है बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है? और फिर उसमें आपने इसको यूज़ करते जाना है। बहुत सारे टेस्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सो सम ऑफ देम मे बी यू नो मेंशन्ड फॉर एकेडमिक पर्पस, आपको किसी पेपर में आ सकते हैं, यू नो, बट मोस्ट ऑफ देम आर, सम ऑफ देम आर नॉट, यू नो, लाइक ईबी वगैरह जो है वो हमारे पास सीरोलॉजिस्ट की नहीं है, सीएमवी की भी नहीं है, ठीक है? लेकिन येस ऑब्वियसली सीबीसी इज़ वेरी इसेंशियल, ESR इज़ एसेंशियल, ठीक है? आपको समटाइम्स अगर कोई सिस्टमिक मैलिग्नेंसी है, लिम्फोमास वगैरह है, तो आपको इन चीज़ों में पता चलता है, और स्पेशली अगर आप बायोप्सी करने जा रहे हैं तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो दी हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट, ठीक है? 40 के प्लेटलेट पे आप नहीं करना चाहेंगे बायोप्सी, यू नो, ब्लीड, राइट? PTH levels, most of the times the parathyroid adenoma is very small, but sometimes you can find a big one, big parathyroid adenoma, but most of them are very subtle, very small, midline, right? अच्छा, तो हम एडल्ट मिडलाइन नेक मैसेज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है? इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? इट मूव्स विद स्वॉलोइंग, आपने जो हिस्ट्री ली उसने कहा जी मेरे 6 महीने से हो रहा है, पहले तो नहीं था, अब मूव्स विद स्वॉलोइंग, हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? ठीक है, सही, आगे क्यों? ठीक है, और बोलते जाए, जितना जल्दी बोलेंगे हम आगे चलते जाएंगे वरना फट जाएंगे, ठीक है? तो अल्ट्रासाउंड क्यों कराएंगे और एफएनए क्यों कराएंगे? जल्दी से बताएं, रीज़न भी तो बताएं ना।
कि मैं आगे कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना है कौन सा नहीं। अच्छा जी, वो आ जाता है आपको कि सिस्टिक मैस है इसमें और थोड़ा सा कुछ सॉलिड कंपोनेंट भी हैं, कुछ थोड़ी बहुत कैल्सिफिकेशन भी उनको नज़र आई अल्ट्रासाउंड पे। अब आगे क्या करेंगे? आपने ये अल्ट्रासाउंड आपने जस्टिफाई कर दिया, अब आगे बताएं क्या कर सकते हैं, FNAC करेंगे क्यों करेंगे FNA? सर टायराइड बेस के ऊपर जो है वो FNAC क्योंकि सो ये जो मैस है ना, ये इट इज़ नॉट मूविंग ऑन swallowing, इट इज़ ओनली मूविंग विद प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। तो फिर थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट हम सस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो FNA क्यों कराएंगे ये बता दें। सर FNA कभी कभार थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट में जो है वो CA पेपिलरी होता है तो 1 in a million चांस, या वेरी गुड। तो अगर आपको उस पर अल्ट्रासाउंड पे कोई एडवर्स फीचर्स मिल रहे हैं तो वो आप FNA करा सकते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा अल्ट्रासाउंड कराने का और क्या फ़ायदा है? उसका एक्सटेंशन थायराइड का पता चल जाएगा कि थायराइड है भी या नहीं है, थायराइड है या नहीं, ठीक है। दिस में बी द ओनली फंक्शनिंग थायराइड, दिस में बी द ओनली फंक्शनिंग थायराइड, दिस में बी द ओनली मेलिग्नेंट थायराइड दैट ही हैज़ इन द ही और शी हैज़ इन द बॉडी, राइट, ठीक है। सो अपने सवालों को जो जवाब दे रहे हैं उनको आपने वैलिडेट भी करना है कि आप क्यों करा रहे हैं। थायराइड स्कैन आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इतना, ठीक है ना, बिकॉज स्कैन तो नहीं करते, उसमें अल्ट्रासाउंड में पता चलता है उधर कि से क्या होता है। उधर से आ रहा था। तो थायराइड स्कैन यू नो वुड ओनली बी रिक्वायर्ड अगर ये बाद में कोई मेलिग्नेंट निकलता है तो फिर आप करा के देख लें कि कोई फंक्शनल टिश्यू तो नहीं है, रेडियोएक्टिव आयोडीन की ज़रूरत तो नहीं है, बट उससे पहले तो वो नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, तो ऑपरेशन क्या करेंगे, सिस्टम क्या करते हैं सिस्टम में? We remove the whole tract with this dust and along with that the hyoid bone metal part. पूरी हाइट निकाल देंगे? क्यों निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, Recurrence chances are more. क्यों? ट्रैक हायराइड बोन से गुजर रहा होता है से गुजर रहा होता है, दरमियान दरमियान में से गुजर रहा होता है, और कहाँ से जा सकता है? इधर भी हो सकता है, posteriorly भी हो सकता है, within वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट कैन गो सुपरफिशियल टू दैट, इट कैन गो डीप टू दैट, इट कैन रियली गो थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ दी। तो ENT वाले तो ज़्यादातर हाइट बोन निकालते हैं, ठीक है, लेकिन जब पीडियाट्रिक सर्जन या जनरल सर्जन के हत्थे चढ़ जाता है ना, वो नहीं निकालते हैं। तो आई हैव सीन मोस्ट रिकरेंसेज फ्रॉम पीडियाट्रिक सर्जन या जनरल सर्जन, ENT वाले जो हाइट बोन निकाल देते हैं तो इतना रिकरेंस के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो दिस इज़ लाइक यू कैन सी बड़ा एक कुछ आपको ब्रूजिंग टाइप, यू नो, invasion of the skin by vascular channels, ठीक है, skin infiltration, long standing history 8-10 साल की, now presents with a midline kind of very soft pulpy mass, ठीक है, it doesn't move on swallowing, it doesn't move on protrusion of tongue, ठीक है, respiratory distress था, है 10-12 साल से। जो प्रेजेंटेशन आपने बताया कोई भी एलेम्बिंजियोमा या न वैस्कुलर एनॉमली भी हो सकती है, ठीक है ना, आपको खासा वो ब्रूजिंग नज़र आ रही है, ठीक है, राइट। क्या करोगे? तो एक तो वो डिस्ट्रेस के साथ आई थी, हमने हाँपते कामती टांगों के साथ इसका वो ट्रेकियोस्टमी की, वो भी इतनी सी जगह अल्ट्रासाउंड में नज़र आई जहाँ वेसल्स नहीं थी, बट अदरवाइज गोइंग थ्रू द वैस्कुलेचर वुड बी अ डिज़ास्टर। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रेकियोस्टमी की हमने, एक साइड थोड़ी सी हमें जगह नज़र आ गई तो अल्लाह मैंने कुछ रास्ता दिखा के हमने कर दी। खैर, नाउ हाउ वुड यू इवैल्यूएट दिस लेडी? चलो अल्ट्रासाउंड बताओगे, और अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे देखेंगे कि FNAC करवानी है या नहीं करवानी। तो कुछ तस्वीर, अच्छा कुछ 1-2-3 तस्वीरें हमारी भी खींच दीजिएगा ग्रुप के साथ, ठीक सीटी स्कैन में ठीक है। contrast करके सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ इसकी क्या रिलेशन है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो अल्ट्रासाउंड आपने करा लिया, ठीक है, और डॉक्टर साहब क्या कराएंगे? सर CT स्कैन विद IV कंट्रास्ट। CT स्कैन विद IV कंट्रास्ट, ठीक है, इंटेंसली वैस्कुलर लग रहा है तो क्या करेंगे इसमें? CT एंजियोग्राम करा लिया, ठीक है, और कोई इन्वेस्टिगेट MRI विद MRA, ठीक है, ठीक है, विद कंट्रास्ट ऑब्वियसली, सही है। और तो उस पर आ जाता है जी ये किस लार्ज, और एक और चीज़ भी करेंगे, एक और भी कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे देखने के लिए, दैट हैज़ गॉट अ वेरी significant role in management as well. Thank you sir.
सो जो वैस्कुलर एनॉमलीज होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिन करना कि फ्लो कैसा है. इज इट अ हाई फ्लो, इज इट अ लो फ्लो. ठीक है. सो बिकॉज आपके वो ट्रीटमेंट में एम्बोलाइजेशन में उसको बाद में देगा कि आपने टाइप ऑफ क्या करना है. ठीक है. सो सम ऑफ दीज हाई फ्लो AVMs कैन एक्चुअली, इतने हाई फ्लो होते हैं कि उसमें कार्डियक फेलियर भी हो सकता है. ठीक है. सो हाउ वुड यू मैनेज देन? So it is all infiltrating into the muscles, and so it was very extensive. So there is no question of any surgery. ठीक है. And no embolization would hold. ठीक है ना डॉक्टर साहब, कोई चीज़ रुकेगी नहीं. हाई फ्लो, इतने बड़े बड़े वैस्कुलर चैनल्स हैं, उसमें क्या रुकेगा. ठीक है. और इतनी कोलेट्रल्स हैं कि आप एक को बंद करेंगे दूसरा. सो डोंट ऑपरेट ऑन दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर. ठीक है ना. एंड नेवर ऑपरेट ऑन सच हाई वैस्कुलर चैनल्स. और क्या ऑप्शंस हैं? स्क्लेरोथेरेपी किससे कर सकते हैं? अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं आप. जेल फोम टेम्परेरी कर देगा. ठीक है. और क्या कर सकते हैं आप? हर्ड ऑफ OK430. ठीक है. OK430 अवेलेबिलिटी का ज़रा इशू है, लेकिन OK430 आप यूज़ कर सकते हैं इसमें. एंड चूँकि इट्स अ बिग वन, इट विल नीड रिपीट एम्बोलाइजेशन. एक गो में नहीं होगा. एंड इवन देन द रिजल्ट्स वुड बी नॉट वेरी इनकरेजिंग, राइट. तो बट तो आप ये तमाम चीज़ें करेंगे इसमें. MRI करेंगे, डॉपलर करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, और एंड देन यू विल और यू कैन रेफर देम टू वैस्कुलर सर्जन्स. खुद आप करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं. मोस्टली इट वुड बी डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस और अ डॉपलर गाइडेंस. ठीक है. बट नो सर्जरी. सर ये प्रोप्रानोलोल जो है सर, उसका रोल हो सकता है. ठीक है. उसका रोल किस में ज़्यादा है? बीटा ब्लॉकर का हीमेंजियोमास में ज़्यादा है. ठीक है ना. हीमेंजियोमास में बीटा ब्लॉकर का रोल है. ठीक है. दिस वाजंट अ हीमेंजियोमा, दिस वाज लार्ज AVM. सो अनदर मिडलाइन नेक मास प्रेजेंटिंग विद अ नेक्रोसिस. क्या करोगे? जल्दी जल्दी बताते जाओ. 6 months हिस्ट्री, रैपिड ग्रोथ, मिडलाइन नेक मास, CT स्कैन, head and neck with action, chest. चेस्ट विद कंट्रास्ट. चलें. ठीक है. ओके. आगे क्या करोगे? 6 महीने में डेफिनेटली मेलिग्नेंट. ठीक है. तो FNA भी करा सकते हो, ट्रूकट भी करा सकते हो. कोई ब्लीड नहीं कर रहा था तो मैंने यही किया जो उन्होंने कहा. आई जस्ट टुक अ स्मॉल बायोप्सी लोकल लगा के और वहीं क्लिनिक में ले ली. एंड इट केम आउट टू बी एनाप्लास्ट. ठीक है. एनाप्लास्टिक का एक भाई भी होता है. थोड़ा सा लेस एग्रेसिव, लेकिन भाई होता है इसका वो. नहीं, थायराइड का पूरी डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर. चंद महीने इंसान ज़्यादा जिंदा रह जाता है. बट एनाप्लास्टिक इज अ किलर. ठीक है जी. तो आपने मेटास्टैटिक वर्कअप कर लिया, आपने FNA, ट्रूकट वर्सेस ओपन मैंने इसमें कर लिया. अदरवाइज आप नहीं करेंगे. ये तो ऑलरेडी नेक्रोज था ना. ये नेक्रोज था, सामने नजर आ रहा था. आई डिड नॉट ब्रीच द स्किन. स्किन वाज ऑलरेडी ब्रीच्ड. ठीक है ना. राइट. और एंड देन इट केम आउट टू बी एनाप्लास्टिक. व्हाट वुड यू डू? TLC थेरेपी, टेंडर लविंग केयर. ठीक है ना. मेटास्टैटिक डिजीज, यू कांट डू मच अबाउट इट. नेवर अटेम्प्ट ट्रेकियोस्टमी. ठीक है. इतने बड़े मैस में. ठीक है. अच्छा जी. तो हम थायराइड की बात शुरू हुई है. तो हाउ वुड यू गो अबाउट मैनेजिंग अ थायराइड नोड्यूल? सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल 2 सेंटीमीटर. कहती जी ये मैं कल देख रही थी, नहा रही थी, मेरे यहाँ गिल्टी आ गई गर्दन में. आपने देखा मूव्स विद स्वॉल्विंग. इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? हाउ वुड यू अप्रोच? प्रोफाइल करवाएंगे और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे
करवाएंगे विद डायरेक्ट स्कोरिंग? तो ऑर्गेनाइज करके ना, तुम लोग जवाब तो दे रहे हो, तुम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो, और हम विल सी के ऑर्गेनाइज होना कितना इम्पोर्टेंट है, विल सी। तो पहले आपका सवाल का जवाब होगा कि आप इनका एक थायराइड प्रोफाइल करा लेंगे, ठीक है। अगर पैसों की कमी है सिर्फ TSH करा के देख लें, ठीक है। मे बी यू कैन हैव अ CBC एज वेल। फिर आप अल्ट्रासाउंड थायराइड करवाएंगे, ठीक है। क्यों? सर अल्ट्रासाउंड थायराइड में डायरेक्ट स्कोरिंग कराएंगे एंड दैट विल गिव अस एन आइडिया कि हमें FNAC करनी चाहिए या अब लाइन पे आए तुम, ठीक है। तो यू विल नेवर राइट अल्ट्रासाउंड विद FNA, दैट विल बी एन ओवरकिल। 1 और 2 में टायराइड्स में तो FNA की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और आगा खान में पता है कितने का होता है अल्ट्रासाउंड गाइड FNA? 30,000 रुपये का। आपने जो जस्ट वेस्टेड द मनी, ठीक है ना। तो वो अल्ट्रासाउंड, और उसमें ना आप मैं व्हाट वी डू इज कि इफ़ नीडेड देन डू FNA। तो अच्छा अल्ट्रासाउंड वाला होता है वो उसी वक्त देख लेता है टायराइड 3 है 4 है, वो FNA कर देता है, वरना वो जो है वो लिख के दे देता है कि ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो टायराइड्स का पता होना चाहिए। देयर आर सो मेनी अदर स्कोरिंग सिस्टम्स, लेकिन ये जो यूरोपियन सोसाइटी का है उसका वो है 5 इसके स्केल के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होने चाहिए। उस पर आगे चले जाते हैं तो फिर आ जाता है FNA पे, ठीक है, राइट। तो FNA का भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कब करना है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर था एंड इट टर्न आउट टू बी ग्रेड 3। हमारे जो पैथोलॉजिस्ट हैं ना वो हमेशा हमें इधर ही फंसाते हैं। 90% रिपोर्ट ये लिख के दे देते हैं हमें, ठीक है ना। क्या करोगे? ठीक है, 1 महीने के बाद 30,000 रुपये का टेस्ट ये 1 महीने बाद रिपीट करेगा। बड़े अमीर सूबे से आया है ये, सिंध तो गरीब है यार। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि डायग्नोस्टिक लोबेक्टोमी भी हम कर सकते हैं। चलें ठीक है, गुड, लोबेक्टमी कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपने ये दे दी। कहीं सर मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। सर इसको वेट एंड वॉच पे 6 months to 1 year पे आप एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करें, अगेन रिपीट अल्ट्रासाउंड, और इफ़ रिक्वायर्ड देन FNAC, ठीक है। अब आपने उसका 6 महीने बाद कराया तो वो इट हैज़ मूव्ड अप ऑन द स्केल। ग्रेड जो है वो 4 आ गया, ग्रेड 4 आ गया। फिर इसमें अगेन 2 सेंटीमीटर सॉलिटरी नोड्यूल। ठीक है, उसमें सर जो है ना ग्रेड 4 में वैसे बेसिकली रिकमेंडेड हेमीथायराइडेक्टोमी है, लेकिन कुछ सर्टेन फैक्टर भी हम देखते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, क्या पेशेंट हमारा जो है ना पुअर फॉलोअप तो नहीं होते, फॉलोअप में रेगुलरली आ सकते हैं तो हम ईमी पे जाएंगे, अगर नहीं आ सकते तो हमारे पास टोटल का भी ऑप्शन है। और जो है ना अगर रिस्क हिस्ट्री नहीं 2 सेंटीमीटर थायराइड नोड्यूल, सॉलिटरी नोड्यूल, ग्रेड 4 बेथ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? थायराइड लोबेक्टमी। लोबेक्टमी इज द राइट वर्ड, ठीक है, ठीक है, राइट। तो आपने लोबेक्टमी कर दी, मरीज फर्स्ट क्लास रहा, राइट। और जो उसकी फाइनल हिस्टोपैथ आती है वो आती है क्लासिकल पैपिलरी, और मरीज हाँपते कामते आपके पास पहुंच गया, सर ये तो कैंसर निकल आया, आपने तो बताया ही नहीं था, आपने तो कहा शक है तो कैंसर निकल आया। तो अब बताएं कौन सी कीमो रेडिएशन करानी है मुझे, क्या करेंगे? मार्जिन्स ठीक है, मार्जिन्स ठीक है, तो हम उसको पेशेंट को फॉलोअप के ऊपर रखेंगे 6 months के ऊपर, क्योंकि एक साइड तो उसका ऑलरेडी है, तो ऐसे में हम उसको और तो वो नहीं कर सकते। हाँ तुम कभी अमीर नहीं हो सकोगे, लेकिन बात बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है, इसलिए गरीब सर्जन रहेगा। सो दैट इज द राइट आंसर। 2 सेंटीमीटर लीजन पैपिलरी इज क्यूरेटिव, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। आप कहेंगे जी 6 महीने साल में अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे, और क्या करा सकते हैं? लेवल्स ऑफ कैंसर ट्यूमर मार्कर्स कौन से होते हैं? थायरोग्लोबुलिन, एंटी थायरोग्लोबुलिन,
TSH levels with ultrasound. That's it, full stop. No CT scan, no MRI. सर इसका ऑलरेडी लोबेक्टोमी हुआ है, थायरोग्लोबुलिन तो सर नॉर्मल भी थायराइड सेल से निकलता है और कैंसर सेल से निकलता है, तो उसका सेंसिटिविटी तो इसकी इसमें तो हाँ, लेकिन अगर ट्यूमर होगा तो वो ज़्यादा होगा. If there is any recurrence of the tumor, it will be higher on the side. और अगर आप वो भी नहीं कराना चाहते तो अल्ट्रासाउंड इज मस्ट. ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही कहा. अप टू 4 सेंटीमीटर भी बहुत, अब जो स्टडीज़ आ रही हैं, अप टू 4 सेंटीमीटर भी लोगों ने लोबेक्टमी में क्यूरेटिव है और उसको आप फॉलो कर लें. बट 2 सेंटीमीटर इज डेफिनेटली थायराइड लोबेक्टमी, नो कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड. प्लीज़ मैडम, ठीक है. देखो, अगर पुअरली डिफरेंशिएटेड आ जाता है, एनाप्लास्टिक आ जाता है, फिर तो आप कंप्लीशन भी करोगे, फिर आप उसकी नेक डिसेक्शन भी करोगे, मेटास्टैटिक वर्कअप भी करोगे. पेपिलिस ये है तो उसमें टालसेल आ रहे हैं या स्क्लेरोसिंग आ रहे हैं, तो उसमें तो क्यूरेटिव लोबेक्टमी इज क्यूरेटिव. चलें आगे चलें जी. ये क्या है? कुछ मैसेज आइट्रोजेनिक भी होते हैं. ये क्या नज़र आ रहा है? Very good. So it's a follow-up case of head and neck cancer, post radiation, और रेडिएशन के बाद जो है फ्लोर ऑफ माउथ और मैंडेबल नेक्रोज करके, सो टंग इज कमिंग आउट ऑफ द नेक. ठीक है ना. हमारे यहाँ तो कराची में बहुत आपको इस तरह के मिलेंगे केसेस. अब लेटरल नेक मैसेज पे आ जाते हैं हम. ठीक है जी. तो जैसे हमने कहा था ब्रेंकियल क्लेफ्ट सिस्ट, एक्वायर्ड में न्यूप्लास्टिक, लिम्फोमा, मेटास्टैटिक ट्यूमर, अननोन प्राइमरी ऑफ हेड एंड नेक, मेटास्टैटिक ट्यूमर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन्फेक्टिव हो सकता है, हमने बात की थी, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, यू नो. और पैरासिटिक में कौन सा आ सकता है गर्दन में? वेरी कॉमन, तुम लोगों ने तो बहुत देखे होंगे गवर्नमेंट के अस्पतालों में. हाइड्रेटेड नेक, ठीक है. इन्फ्लेमेटरी, नॉन इन्फेक्टिव, ऑटो इम्यून, ठीक है. लिम्फोवैस्कुलर हेमेंजियोमास हमने बात कर ली. ठीक है. सो दिस इज अ क्लासिकल केस जिसमें सारे लेवल्स इन्वॉल्व हैं. मिडलाइन भी है, लेटरल भी है, ये भी है. क्या करोगे? हाउ वुड यू गो अबाउट मैनेजिंग दिस केस? बाबा आ गया थर पार्कर से, क्या कराएंगे? वेरी गुड, शाबाश. उस पर आ रहा है लिम्फ नोड ही लिम्फ नोड है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी. अंडर GA, अंडर GA. तो आपने जो है ना वो ये वाला लिम्फ नोड निकालने की बात की इन्होंने. ठीक है ना. ये वाले एरिया का पूरा निकाल दिया. व्हाट कैन गो रॉन्ग हेयर? Very good. Commonest cause of accessory nerve damage is lymph node biopsy here. Be very careful. नीचे चिपकी हुई होती है. Yeah. Just anterior border of the trapezius. अच्छा, तो साफ नहीं आ रहा है. अच्छा, ये एक आपको यहाँ मैस नजर आया है. Just anterior to the border of the SCM mandible में. क्या हो सकता है? अगेन कंजेनिटल एक्वायर्ड, वही एक्सरसाइज आप दोबारा रिपीट करें, याद से याद कर लो. ठीक है. इट कैन बी कंजेनिटल, इट कैन बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में इट कैन बी इन्फेक्टिव, न्यूप्लास्टिक. ये आज का मैसेज ये है तुम लोग. और कुछ जानना, बट ऑर्गेनाइज योर आंसर, ऑर्गेनाइज योर आंसर. चाहे वो ईयर है, चाहे नोज है, चाहे यू नो, दैट इज द क्वेश्चन आज का. क्या करेंगे इसमें? वेरी गुड. क्यों? वेरी गुड. इट कैन बी अ कैरोटिड बॉडी ट्यूमर. सो अब तुम्हें पता चला कि अल्ट्रासाउंड पहले क्यों करेंगे और FNA पहले क्यों नहीं करेंगे. सम ऑफ दीज, रेयरली 5% ऑफ दीज ट्यूमर्स कैन बी एक्चुअली वैस्कुलर. ठीक है. तो हाँ, मुझे याद है हमारे जनरल सर्जन को एक पेशेंट रेफर होकर आया, उसका यहाँ मैस था. द सर्जन थॉट के ये लिम्फ नोड है. खोल दिया, बायोप्सी भी ले ली, मरीज बायोप्सी से बच भी गया और रिपोर्ट आई कैरोटिड बॉडी ट्यूमर की. ठीक है, बच भी गया. अदरवाइज पेशेंट वुड हैव ब्लेड टू डेथ ऑन द टेबल. ठीक है. तो वेरी गुड अल्ट्रासाउंड, एंड देन अगर उस पर नज़र आए आपको तो कुछ, तो वो आप FNA कराएंगे. अदरवाइज अगर आपको वैस्कुलर की तरफ जा रहे हैं.
अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा सीन होता है, यहाँ का जो मैस होता है ना, ये बड़ा ट्रिकी होता है, स्पेशली एंगल ऑफ मैंडिबल पे, बिकॉज इट कैन बी ब्रेंकियल क्लेफ्ट, इट कैन बी अ पैराफ्रेंजियल स्पेस ट्यूमर, इट कैन बी अ पैरोटिड ट्यूमर एज वेल, ठीक है। हाँ, सबमैंडिबुलर ग्लैंड थोड़ा इधर आ जाता है, लेकिन समटाइम्स वो भी कंफ्यूज कर सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। तो इसमें अल्ट्रासाउंड करना विद अ गुड सोनोलॉजिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो आप करें, और फिर उसमें FNA अगर ज़रूरत है तो वो आप कर लें। समटाइम्स पीडियाट्रिक सर्जन, जनरल सर्जन ने पैरोटिड ट्यूमर की बायोप्सी भी की हुई है, वो भी कर देते हैं, थिंकिंग ये लिम्फ नोड है, ठीक है। एंड देन यू नो मोस्ट ऑफ दीज ट्यूमर्स आर प्लियोमॉर्फिक एडेनोमास, और फिर वो हमारे पास भेजते हैं, हम निकालते हैं, और उसको फिर 6-7 साल बाद रिकरेंस भी आती है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल सीडलिंग हो गया, यू कांट कंट्रोल दैट ना। तो ये इस साइड के जो है ना, बी वेरी केयरफुल, बिला वजह बायोप्सी नहीं करनी है। इट कैन बी अ पैरोटिड ट्यूमर, स्पेशली बच्चों में, ठीक है ना। बच्चों में कौन सा ट्यूमर, पैरोटिड ट्यूमर कॉमनेस्ट होता है? मिकोडर्मॉइड। कौन सी ग्रेड? लो ग्रेड। और सेकंड कॉमन? वेरी गुड, एसेनिक सेल, ठीक है। दीज आर अगेन लो ग्रेड ट्यूमर्स, और दोनों का प्रोग्नोसिस सेम है, गुड प्रोग्नोसिस, नो रेडिएशन रिक्वायर्ड, ठीक है। नेवर रेडिएट अ किड विद लो ग्रेड म्यूकोडर्मॉइड और एसेनिक सेल कार्सिनोमा। बड़ों में कॉमनेस्ट ट्यूमर कौन सा है? प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर की बात कर रहा हूँ, प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ट्यूमर्स की? सबसे बड़ा ये याद रख लो, सबसे बड़ा पैरोटिड है, ठीक है, कॉमनेस्ट बेनाइन। उसके बाद साइज में आ जाता है सबमैंडिबुलर, 50% मैलिग्नेंट, 50% बेनाइन। सबलिंगुअल एंड माइनर, तो साइज छोटा होता जाता है तो मैलिग्नेंसी बढ़ती जाती है, ये बात याद रख लो, ठीक है। सो इट वाज एक्चुअली अ कैरोटिड बॉडी ट्यूमर जो आप देख रहे हो, राइट। इट लुक्स सो इनोसेंट एंड यू नो इट विल, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसकी जो ग्रेडिंग है, क्लासिफिकेशन है, टाइप 1, टाइप 2 जो है उसने वेसल्स को इतना इनकेसमेंट नहीं किए हुए, टाइप 3 विल बी यू नो काइंड ऑफ। क्या वर्कअप करोगे स्नेक मैस का? उसने कह दिया जी ये तो कैरोटिड बॉडी ट्यूमर है, अल्ट्रासाउंड पे डॉपलर भी करा लिया है। नो, हाउ वुड यू वर्क अबाउट गोइंग? सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस क्यों आती है? वैस्कुलर वॉइड्स, ठीक है ना, लार्ज चैनल्स, वैस्कुलर वॉइड, ठीक है। सो यू मे बी राइट, बट अगर मुझे उसने कहा है ना, तो आई वुड जस्ट स्किप द CT, ठीक है। आई विल जस्ट गो स्ट्रेट विद MRI विद MRA, ठीक है जी, राइट। और अगर और क्या कर सकते हैं, और क्या, ये ट्यूमर्स कहीं और भी हो सकते हैं? सर इसके अलावा वो जो है ना यूक्रोमोसाइटोमा को रूल आउट, हाँ, वो कैसे रूल आउट करेंगे? इसके लिए सर 24 आवर यूरिन कैटेकोलामाइन या मीटर, ठीक है, हर केसेस में कराएंगे ना? नहीं सर, अगर क्लिनिकली हाइपरटेंसिव नहीं है वो भी हम इंक्लूड ले रहे हैं किसमें? तो कहता है जी मैं तो हाइपरटेंसिव हूँ, 5 साल से थोड़ी सी गोली खाता हूँ, ठीक रहता हूँ, तो 5 साल से हाइपरटेंसिव। So just being hypertensive is not enough. It's a very vigorous rise and down, ठीक है, uncontrolled hypertension, ठीक है, जो कि एक साइक्लिक होगी, ठीक है, उसमें आपने कराना, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, राइट। VMA लेवल्स हो गए, MRI विद MRA हो गया विद कंट्रास्ट विद, ठीक है। और फिर किसी ने एंजियोग्राफी का नाम नहीं लिया अभी तक। DSA का बार-बार कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डिजिटल सेपरेशन एंजियोग्राफी। DSA भी करा सकते हैं, बट यू नो आपने यहाँ क्या देखना है, वो करा सकते हैं, बट आपने देखना क्या है इधर? सिर्फ वेसल्स को ही देखना है, इसमें लायर साइन देखना है। वो तो ठीक है, वो देख लेना आपने। ये तो देखो ये आ रहा है, सॉल्ट एंड पेपर आ रहा है, ठीक है। आपकी एक वेसल यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, दूसरी वेसल शायद यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, ये पड़ी है, ये है शायद, ठीक है। तो मुझे तो ये देखना है इसकी इनकेसमेंट, मुझे देखना है कि कितना कंप्लीटली इनकेस्ड है ये,
वो मुझे MR पे बहुत अच्छा पता चल जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका वो बहुत अच्छा अगर अल्ट्रासाउंड वो MRI वाला बंदा है ना, तो मुझे बता देगा कि यार इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही है या नहीं। तो दिस वाज एक्चुअली यू नो, कैन यू सी दैट, दोनों की ग्रेड 3, ठीक है। MRI ये आ गया, अब बताओ क्या करोगे। कहोगे मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, देखते हैं आप जाएं, मैं छुट्टी से आके देखूंगा आपको, सही। एक जवाब तो ये हो सकता है, आई विल थिंक, अस्सलाम वालेकुम, आई विल स्ट्रांगली। वैस्कुलर सर्जन को क्यों करेंगे भाई, ये भी अमीर नहीं होना चाहता, ये दोनों अमीर नहीं होंगे कभी भी इम्तिहान पास हो जाएंगे लेकिन गरीब रहेंगे ये ठीक है। वो वैस्कुलर आएगा कहेगा यार ये तुम्हारा तो काम ही नहीं है एंटी का, तुम जाके टॉन्सिल निकालो, ये तो मैं करूंगा और प्राइवेट करूंगा, है नहीं। आइंदा ऐसे केस देखना भी नहीं तुम मरीज का ब्लड प्रेशर तो बढ़ा है, तुम्हें भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, सही। सो कोई नाम नहीं ले रहा। ग्रेड 3 में एंजियोएम्बोलाइजेशन, या मोस्ट ऑफ द टाइम राइट, कौन से वेसल्स का एंजियोएम्बोलाइज करते हैं? फीडिंग वेसल्स का। फीडिंग वेसल्स सर, कैरोटिड बॉडी ट्यूमर में फीडिंग वेसल्स कौन सा होता है? इसी से आती है ना, आपकी कैरोटिड बाइफर्केशन से आती हैं। समटाइम्स दे कैन कम फ्रॉम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड, बट दे कम फ्रॉम द बाइफर्केशन, वेरी ट्रिकी बाइफर्केशन ऑफ द कैरोटिड, और उनको हम एम्बोलाइज करना है। सर हम इसको एम्बोलाइज करें तो पेशेंट सर जो है वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उसी वक्त होगा जब उसमें आपके जो रिफ्लक्स ऑफ एम्बोलाइजेशन मटेरियल होता है और वो रिफ्लक्स करके इंटरनल कैरोटिड में चला गया, एक से तो तब स्ट्रोक होगा। सर अगर एक्सटर्नल कैरोटिड को हम एम्बोलाइज करें ना, अगर जो है ना तो बाइपर्केशन पे आ रहा है तो दोनों का ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज तो नहीं होगा? एक्सटर्नल कैरोटिड को क्या मैं समझ, सर आपने कहा कि जो उसमें जो है ना न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इसलिए नहीं होते हैं कि इंटरनल का सही है ना, अगर ये बाइपर्केशन पे जो है उसकी फीडिंग वेसल है तो उधर अगर हम एंजियोएम्बोलाइज, हाँ आई मीन अगर वो बहुत ही कोई सिलेक्टिव किस्म का सुपर किस्म का रेडियोलॉजिस्ट है तो वो कर सकता है, वरना वो आपको बता देगा कि 80% जो है वो मैंने एम्बोलाइज किया है, ठीक है। और एम्बोलाइज करने के लिए भी ना छोटी वेसल्स को एम्बोलाइज करना, माइक्रो एम्बोलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर उसने एक दो बड़ी बड़ी कर दी है ना तो वो आप जो खोलेंगे आप फिर उसको याद ही कर रहे होंगे मुख्तलिफ नामों से रेडियोलॉजिस्ट को, ठीक है। पेशेंट विल स्टिल बी यूजिंग एंड ब्लीडिंग, तो माइक्रो एंजियोएम्बोलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें भी। और पैरागैंग्लियोमा ऑफ द स्कल बेस, मोटी मोटी कर दी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट जी। सो दिस वाज अगेन यू नो टेकन आउट थ्रू द बाइफर्केशन, यू नो see the internal carotid, उस तरफ एक्सटर्नल कैरोटिड, इट वाज इनकेसिंग द बोथ। बट द आयरनी इज कि हमारे यहाँ तो हम लोग कराची में रहते हैं ना, हम लोग को इसका इस शहर के मसाइल भी बहुत हैं लेकिन इसके ब्लेसिंग्स भी बहुत हैं। यहाँ आपको हर जगह एंजियोएम्बोलाइजेशन मिल जाएगी। देयर इज़ नो एंजियोएम्बोलाइजेशन इन एंटायर GB, गिलगित बल्तिस्तान में है ही नहीं, चित्राल में भी नहीं है, और वहाँ इंसिडेंस इसका सबसे ज़्यादा। और वहाँ आप ग्रेड 3 वाले को बोलें जाके कि ज़रा एंजियोएम्बोलाइजेशन शिफा से करा के आ जाओ, यार डॉक्टर साहब यहाँ खाने को पैसे नहीं, आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख का टेस्ट करा के आ जाओ, तो देन यू नो वी हैव डन फ्यू ऑफ देम विदाउट ग्रेड 3 विदाउट एम्बोलाइजेशन एज वेल। In fact, this was without embolization. Grade 3, complete encasement of external jugular, internal jugular, common carotid, and IJV. There are neck masses जिनका कोई border ही नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 10 साल से था इतना, probably parotid, now started growing rapidly. What could have gone wrong? CXPA, carcinoma x pleomorphic adenoma, highly malignant, ठीक है, highly malignant. So probably paroidectomy with facial nerve preservation if possible. Facial nerve ठीक थी, मजे की बात है। With the, you can see the nasolabial fold is very well preserved, with followed by radiation. तो मैं प्लेओमॉर्फिक एडिनोमा के जो पेशेंट्स हैं ना वो कहते हैं हाँ जी बेनाइन है, तो डॉक्टर साहब ये तो हमें डॉक्टर ने बताया था, प्रोफेसर साहब ने बताया था तो बेनाइन है, तो हम तो आई टेल देम इट मे रिमेन साइलेंट फॉर 8 years
but there is a 10% chance that this will turn into CXPA. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? Lead time. The lead time is 8 to 10 years that it can go malignant and then it will start spreading rapidly. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं. ये भी एक there's a big neck mass starting from the chest wall up to यहाँ level 3 तक. How would you investigate this lady? It's firm, very rock hard. Patthar. So prominent vessels. Prominent vessels over neck mass, what do they show? There is a compression over the Very good. कहाँ? bony cartilages. कहाँ? Very good. क्या कहते हैं उसको? Superior vena cava syndrome. ठीक है? This could be a superior vena cava syndrome as well. Tumor mass extending into the neck, compromising the blood flow back into the superior vena cava. Superior vena cava syndrome. ठीक है? So, rock hard. क्या करोगे? CT scan with contrast, with chest, with neck. ठीक है? Right? And FNA तो उन्होंने कहा जी हमारी नीडल ही टूट गई है इसमें. It's all bone. It's all bone. So we resected it with the thoracic surgeon because it was involving the clavicle and clavicle से. It was rising the clavicle going into the chest wall. तो thoracic वालों के साथ मिलके हमने निकाला. Came out to be osteosarcoma. Osteosarcoma, right? बच्ची presented with this rapidly growing neck mass. 2 हफ्ते में it's inflamed. Facial nerve is compromised. 3 हफ्ते की history है. How would you investigate? Inflamed, red. CBC और ultrasound. Very good. CBC, ultrasound. Ultrasound पे आया जी neck mass, ये parotid mass है. Looks very aggressive. ठीक है जी. Probably malignant. Go for FNAC now. FNA करवा लिया. ठीक है. Mycoplasmoid हो सकता है. SNX cell हो सकता है. ठीक है. और क्या कराएंगे? MRI कराएंगे because the facial nerve is there. Very good. So complicated parotid mass, go for MRI. CT को छोड़ दें, डायरेक्ट MRI पे. हम ध्यान में बता दें ना सर, वो प्लेन एक्सरे भी होता है, वो तो वहाँ से शुरू करते हैं ना. प्लेन एक्सरे होगा सर वो, ठीक है ना, पता नहीं कौन सा व्यू, पैरोटिड व्यू. ठीक है, व्यू कौन सा होगा, पैरोटिड व्यू. ठीक है. हाँ हाँ. तो लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस यू वुड लाइक टू सेव मनी एंड यू गो ऑन टू द MRI ऑफ द parotid and neck with contrast. Came out to be a very, very necrotic mass involving the superficial and deep, and it's not well encapsulated, the capsule is not actually there, right? So superficial and deep mass को कैसे फर्क करते हैं अल्ट्रासाउंड पे और रेडियोलॉजी पे, MR पे? एक पेट प्लेन है जिसका जो है ना ग्रेट वेसल्स कहाँ डिस्प्लेस है, एंटीरियर मेडियल या पोस्टीरियर. ठीक है. तो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरोटिड में? लेटरल टू मीडियल बता दो जल्दी से 1 मिनट में. पैरोटिड करने खड़े हुए हो, अब 3 कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं लेटरल टू मीडियल? हो गया. कहाँ आएगी वो? सबसे पहले फेशियल नर्व है, फिर उसके सबसे पहले फेशियल नर्व, फिर बाद वेन आती है. कौन सी? रिट्रोमैंडिबुलर वेन. ठीक है. एंड देन ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल. वेरी गुड. ये सबसे पहले नर्व, फिर वेन, फिर आर्टरी. ठीक है. और रेट्रोमैंडिबुलर वेन के जो भी डीप मैस है वो इज इन द डीप लोब. जो लेटरल है वो लेटरल. तो दैट इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दी लेटरल. हाँ, लेकिन ये तो इट वाज काइंड ऑफ इन गेसिंग ऑल द पुशिंग द वेसल राइट हेयर. देखो ना यहाँ पुश कर दिया इसने. हेयर पुश्ड हेयर मीडियली, राइट. केम आउट टू बी समथिंग rhabdomyosarcoma. ठीक है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के रैप्डो का तुम लोगों को कहीं ना कहीं स्टेशन आ सकता है.
तो रेब्डोमायोसार्कोमा के जो IRS का थोड़ा सा पता होना चाहिए तुम्हें, कैसे ट्रीट करते हैं। अगर फेशियल नर्व भी इंटैक्ट नहीं है तो इसमें अगर हमसे प्लान पूछेंगे तो हम तब भी टोटल कंजर्वेटिव थेरेपी रखेंगे। सो फेशियल नर्व तो चली गई ना इसमें, so you can offer them radical, or you can what I did was involve the pediatric oncologist. तो उन्होंने इसको कीमो दी and it just vanished, tumor got vanished, so no need for surgery. तो ये पढ़ लेना। अब हम थोड़ा सा पीडियाट्रिक नेक मैसेज पे आ जाते हैं जल्दी से। एक स्टडी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडीज है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन पीडियाट्रिक नेक मैस थे वो क्या थे, कंजेनिटल थे। सेकंड पे थे इन्फ्लेमेटरी, जो हमने बात की, इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, नॉन, और फिर जो थे वो नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी थे, बिनाइन थे, और मेलिग्नेंट काफ़ी जो है वो इसमें 11% के करीब थे, ठीक। तो जो बिनाइन थे नेक मैसेज, इसी में जो बिनाइन थे उसमें जो कॉमनेस्ट थे वो ब्रेंकियल क्लेफ्ट सिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद थे थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट थे, फिर डर्मोइड सिस्ट थे, फिर लिम्फेंजियोमास थे, हेमेंजियोमास थे, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टेराटोमास, राइट, ठीक है। सो ब्रेंकियल क्लेफ्ट जो है वो कहाँ से राइज करता है, सेकेंड ब्रेंकियल क्लेफ्ट से, ठीक है, राइट, ये याद रखना। इट्स ऑलवेज ऑन द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड, राइट। चलो, तो हम अब बस रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो इट डिमांड सम रिस्पेक्ट एंड सम वर्कअप, राइट। तो आपने इसका अच्छा हिस्ट्री ली, क्लिनिकल एग्जाम किया, जो भी आप उसकी वर्कअप करना चाहते हैं वो आप कर लिया। इट कैन बी वन ऑफ दोज ट्यूमर्स, राइट, और इन्फेक्शंस। डिफरेंशियल अगर आपको नहीं क्लिनिकली पता चला तो यू कैन गो टू रेडियोलॉजी and then that will decide कि आपने CT स्कैन करना है, MRI करना है, based on your history, based on your physical exam आप देखेंगे CT करना है, MR करना है, या दोनों करने हैं। Sometimes you would need both, right? So अगर उसमें आपको लग रहा है कि lymph node metastasis है तो आप FNA करवा सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ नीडल बेस्ड थायरोग्लॉसन ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो हम सिर्फ अभी FNA ही कराते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर जो है वो थायरोग्लोबुलिन ऐसे भी मौजूद है, उसके ऊपर आपको पता चल सकता है कि ये थायराइड ट्यूमर है या नहीं। Once it is determined that it's a cancer, then you can, based on the type of the cancer, you can go for a PET scan, lymph node biopsy, frozen section, और pan endoscopy. Unknown primary की हमने थोड़ी बात नहीं की। Unknown primary जो है वो उसमें क्या वर्कअप करेंगे आप लोग? ठीक है, अल्ट्रासाउंड किया आपने, FNA कराया, CT स्कैन कराया हेड एंड नेक का विद चेस्ट, उस पर आ गया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, पैन एंडोस्कोपी करेंगे। कहाँ की बायोप्सी करें? ठीक है, पाए। सो अब आजकल ज़्यादा कहते हैं स्लिवर ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बेस ऑफ द टंग विद टॉन्सिल्स, ठीक है, एंड नेजोफैरिंक्स, ठीक है। और अगर टॉन्सिल में उसका आ जाता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और FNA पे भी SCC था, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप पेट स्कैन भी कर सकते हैं, ऐसे में पेट भी करके देख लेंगे, मेटास्टेसिस चेक कर लेंगे, और फिर दीज आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ट्यूमर्स, ओरोफ्रिंजियल ट्यूमर्स। तो उसमें आपको आ जाता है HPV आता है, HPV आ जाता है, ठीक है। सो ओरोफ्रिंजियल ट्यूमर्स बाय एंड लार्ज आर मैनेज बाय कीमो रेडिएशन, ठीक है। सो नेवर मिस एन ओपिनियन फ्रॉम ऑन्कोलॉजिस्ट इन ओरोफ्रिंजियल ट्यूमर्स। ओरोफेरेंजियल नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो नेक मैस है और वो पेरिस्क्वेमस सेल है, तो फिर हम नेक डिसेक्शन करेंगे। जी, फिर आपने नेक डिसेक्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे।